डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले ही एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा है और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन किस रिएक्शन को कहते हैं और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कैसी कराई जाती है। हमें पता है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें दो मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं। टू मॉलिक्यूल्स डू टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन और उन दो मॉलिक्यूल्स में से कम एक मॉलिक्यूल के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स ज़रूरी होने चाहिए, जो हमने पढ़ा है। तो अब जो ये एल्डोल कंडेंसेशन है ये इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं? दो मॉलिक्यूल्स, जो नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर हम इसी एल्डोल कंडेंसेशन को कराएं इस तरह से कि इसी एल्डोल कंडेंसेशन को हम एक ही मॉलिक्यूल में कराएं, तो उस वक्त उस एल्डोल कंडेंसेशन को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हमारा टॉपिक होगा आज, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ सी, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब डिफाइन किस तरह से करेंगे इसको? इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन इज दैट एल्डोल कंडेंसेशन विच ऑकर्स विद इन द मॉलिक्यूल। वो एल्डोल कंडेंसेशन जो विद इन द मॉलिक्यूल हो उसको ही हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का नाम देते हैं। और इस इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? साइक्लाइजेशन होती है, वहाँ पे रिंग बन जाते हैं। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन उन ही रिंग्स को सपोर्ट करती हैं विच आर आइदर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, क्योंकि 5 मेंबर्ड और जो 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं दे आर स्टेबल कंपेयर टू 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड, या अगर 7 मेंबर्ड होंगे या 8 मेंबर्ड होंगे, उन सभी रिंग्स से जो स्टेबल रिंग्स होते हैं वो 5 और 6 मेंबर्स होते हैं। तो इसी वजह से हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन से हम 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स हम बनाते हैं जनरली। नाउ अब जो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, ये उन मॉलिक्यूल्स में ये रिएक्शन, ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होती हैं जहाँ पे या तो 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स होने चाहिए, या 2 कीटोनी ग्रुप्स होने चाहिए, या एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोनी ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे पहले। नाउ सी, अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें अब, इट्स लाइक दिस। अगर हमारा एक मॉलिक्यूल इस तरह का होगा, इस तरह का मॉलिक्यूल है हमारे पास, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH नेगेटिव व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं विद इन द मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक जगह इनोलेट बन जाएगा, और वो इनोलेट चाहे आप यहाँ पे बनाइए या यहाँ पे बनाइए, दोनों जगहों पे बनाने से हमें एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे बन जाएगा तो वो इनोलेट आयन, व्हाट विल हैपन दैट इनोलेट आयन विल अटैक टू दिस कार्बोनाइल कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखूँ, यहाँ पे मैं इस H को यहाँ दिखा रहा हूँ, आप समझो यहाँ पे ये H जो होगा वो निकलेगा विथ OH नेगेटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और वो नेगेटिव चार्ज दैट विल अटैक टू दिस कार्बोनाइल कार्बन। तो जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का होगा। देखिए आप, एक तो यहाँ पे जो ही ये नेगेटिवली चार्जड दिस कार्बन विल अटैक टू दिस कार्बन, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगी? डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान पहले डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, लेट
इसको नंबरिंग करेंगे यहाँ से, डेट इट इज़ 1 2, नंबरिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किन किन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, 6। देखिए तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें बन जाएगा। फिर अगर मैं ये इस तरह से दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, अगर ये हम ले लेंगे ये वाला, इट इज़ C, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी फिर, ठीक है। और ये है इसके साथ अपना हाइड्रोजन, इसके साथ जुड़ा है ये वाला CH, तो यहाँ पे ये आप समझो CH है, C डबल बॉन्ड OH। तो अगर मैंने नंबरिंग इसको की थी, इट इज़ 1 नाउ, और ये किसके साथ जुड़ा है, 6, ये है 6 फिर, तो ये है फिर 5 4 3 2। तो इस तरह से आप देखिए, इट इज़ 1, फिर ये 2 है, 3 है, 4 5 6 यहाँ पे इस तरह से। और ये यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज आई है, ये वाटर मॉलिक्यूल से H निकाल कर यहाँ पे हमें इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिला है, अगर आप प्रोडक्ट को देखेंगे, इट इज़ कार्बोनाइल कार्बन, इट इज़ अल्फा कार्बन एंड इट इज़ बीटा। क्योंकि हमें पता है कि जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं उन्हीं को हम एल्डोल कहते हैं। तो हमें यहाँ पे एल्डोल मिला, एंड दिस एल्डोल इज फॉर्मड ड्यू टू द सबस्ट्रेट विच हैज़ 2 एल्डिहाइड ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल। जब 2 एल्डिहाइड ग्रुप, या हम इस तरह से कहेंगे, जब हमें एल्डोल मिल जाएगा फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाए विद इन द मॉलिक्यूल, then that aldol condensation is called intramolecular aldol condensation. Now अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो बीटा OH है यहाँ पे बीटा कार्बन पर, ये OH और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा एज वाटर, और जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और उस डबल बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड इस वजह से भी यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि वो डबल बॉन्ड इस कार्बोनाइल जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है उसके साथ कंजुगेशन में होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट इस तरह का मिल जाएगा फिर, लाइक दिस। इट वुड बी लाइक दिस, और ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरह से, ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला, इट कंटेन्स अ रिंग, साइक्लिक रिंग, और कितने मेंबर्ड रिंग है, इट इज 6 मेंबर्ड रिंग। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है ये सपोर्ट करती हैं उन रिएक्शंस को जहाँ पे हमें या 5 मेंबर्ड रिंग बन जाए या 6 मेंबर्ड, क्योंकि दोनों रिंग स्टेबल होते हैं। अगर इससे छोटा रिंग बन जाए जैसे कि 4 मेंबर्ड या 3 मेंबर्ड, वहाँ पे एक स्ट्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड अ रिंग स्ट्रेन। क्योंकि जैसे कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग होगा तो यहाँ पे जो कार्बन है इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड इस कार्बन, ये जो कार्बन है, बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इट्स एंगल शुड बी 109 डिग्री इन 28 मिनट्स। तो नॉर्मली एंगल इसका ये होना चाहिए, मगर चूंकि यहाँ पे जो एंगल होगा वो 60 होगा, तो इसका मतलब एंगल डिक्रीज हुआ होगा। उस एंगल डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी पैदा होगी। तो जो ये 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं उनमें एक स्ट्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड रिंग स्ट्रेन, और उस रिंग स्ट्रेन की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से प्रेफरेबली वो जनरली ऐसे रिएक्शंस में नहीं बनते हैं। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन उन रिंग्स को सपोर्ट करती है which are either 5 membered or 6 membered, because these rings are highly stable, और जिसकी वजह से ईजिली इन रिएक्शंस में बन जाते हैं। तो ये है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ अगर हम डिफाइन करेंगे अब इस इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन को, सिंपली इट इज द एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल कंडेंसेशन ही है
विच आकर्स विद इन द मॉलिक्यूल, जो विद इन द मॉलिक्यूल आकर होती है उसी को हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का नाम देते हैं। नाउ लेट्स राइट द डेफिनेशन। नाउ मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ, ये आप नोट कीजिएगा ये रिएक्शन, ये हमें एक एग्जांपल के तौर पर इसको लिख सकते हैं। नाउ सी, the aldol condensation, which occurs within the molecule is called intramolecular aldol condensation। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होती हैं उनमें या दो एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, या दो कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं, या एक एल्डिहाइडिक और एक कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। द मॉलिक्यूल्स which show intramolecular aldol condensation possess either two aldehyde groups or two ketone groups or one aldehydic and one कीटोनिक ग्रुप। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं जिनमें या दो एल्डिहाइड ग्रुप्स होंगे, या दो कीटोनिक ग्रुप्स होंगे, या एक एल्डिहाइडिक और एक कीटोनिक ग्रुप। तो जो हमने अभी एग्जांपल दिखाई थी उसमें हमने दोनों एल्डिहाइड ग्रुप्स लिए थे। नाउ कुछ और एग्जांपल्स ले लेंगे जिसमें हम एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोनिक ग्रुप ले लेंगे, और वहाँ पे कुछ और पॉइंट्स वहाँ से निकल आएंगे कि वहाँ पे ये रिएक्शन कैसे होती है। आप इसको प्लीज़ नोट कीजिए। नाउ सी, एक और पॉइंट भी इसमें ऐड करना चाहेंगे जो मैंने अभी आपको कहा है, वो है कि जो ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है इट सपोर्ट्स 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पे, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन supports 5 or 6 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है, इस इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में हमें या 5 मेंबर्ड रिंग्स बनते हैं वहाँ पे, या 6 मेंबर्ड रिंग्स, जो जनरली यहाँ पे इस इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में बनते हैं। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन उन्हीं रिंग्स को सपोर्ट करते हैं बनने में। दे शुड आइदर बी 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। नाउ एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहेंगे। अगर हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल होगा, आप
नाउ सी, अब यहाँ पे जो पहले हमने एग्जांपल दी थी वहाँ पे दोनों एंड्स पे एल्डिहाइड ग्रुप्स थे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज़ कीटोनिक साइड एंड इन फैक्ट इट इज़ कीटोनिक ग्रुप एंड इट इज़ एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ से भी इनोलेट बन सकता है और इस साइड से भी इनोलेट बन सकता है और इस साइड से भी इनोलेट बन सकता है। नाउ सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है, जब भी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होगा तो सबसे पहले इनोलेट आयन जो होगा वहाँ उस साइड से बन जाएगा विच इज़ कीटोनिक साइड। ये आप याद रखिएगा। अब रीज़न क्या है मैं अभी बताऊंगा। इसका मतलब यहाँ पे एल्डिहाइडिक साइड है, यहाँ पे कीटोनिक साइड है, तो इसका मतलब इनोलेट आयन इस साइड से बन जाएगा। नाउ अगर अब इनोलेट आयन अब यहाँ पर भी बन सकता है और यहाँ पर भी बन सकता है। अगर इनोलेट आयन यहाँ पर बन जाएगा, तो जो रिंग होगा वो कितने मेंबर्ड रिंग होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बन जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये और ये कनेक्ट होंगे तो ये 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 7 मेंबर्ड रिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन सपोर्ट्स आइदर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो यहाँ पे जो इनोलेट बनेगा वो यहाँ पर ही बनेगा, यहाँ पे इनोलेट बनेगा। क्लियर? क्योंकि जब भी हम रिएक्शन करेंगे विद डाइल्यूट OH नेगेटिव से, ये OH नेगेटिव यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और वही जो नेगेटिव चार्ज CH पर होगी वही फिर अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन को। नाउ तो एक पॉइंट तो आप क्लियर है, मैं यहाँ पे H इस तरह से लिखूँगा। नाउ एक पॉइंट तो अब क्लियर है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि इनोलेट आयन अगर एल्डिहाइड ग्रुप एक साइड से, कीटोनिक ग्रुप दूसरे साइड से, तो इनोलेट आयन कीटोनिक साइड से ही बनेगा। अब रीज़न क्या है? नाउ रीज़न ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल ये बन जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल ये जो है ये ऐड होगा इसको, इस कार्बोनाइल कार्बन को। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कितनी ईजिली होगी वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों पर। नंबर 1, जितनी इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी उतनी ही ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी के साथ होगी या फास्ट होगी। और दूसरा पॉइंट, जितना ये कार्बोनाइल कार्बन लेस हिंडर्ड होगा तो उतनी ही ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ईजिली होगी। अब देखिए, अब हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ पे होता है। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे होती है, जो कि होने वाला है इस केस में, एक तो यह है कि यहाँ पे एक इस साइड में H है, इट इज़ ए वेरी स्मॉल ग्रुप, और एक बड़ा ग्रुप है। तो इसका मतलब कंपेयर टू दिस, इसके एक साइड में भी मिथाइल ग्रुप है और एक साइड में भी एक अल्काइल पार्ट है, तो इसके दोनों साइड में बड़े बल्कि पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये कार्बोनाइल कार्बन इट इज़ मोर हिंडर्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, न्यूक्लियोफाइल इसी साइड से बनेगा। क्योंकि हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बोनाइल कार्बन पे ऐड होगा, अटैक करेगा, वो कार्बोनाइल कार्बन दैट शुड बी लेस हिंडर्ड, 1 पॉइंट, एंड दैट शुड हैव मोर पॉजिटिव चार्ज। देखिए आप, ये कार्बोनाइल कार्बन जो है, इस कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड में अल्काइल पार्ट है और एक है हाइड्रोजन, पर इस कार्बोनाइल कार्बन में एक साइड में भी अल्काइल पार्ट है, दूसरे साइड में भी, और अल्काइल पार्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होगी। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होगी तो इसका मतलब अगर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बन जाता तो उस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना मुश्किल होता। तो यही वजह है कि न्यूक्लियोफाइल इसी साइड से बन जाएगा, ताकि जब न्यूक्लियोफाइल इस साइड से बन जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी, तो अटैक इस पर आसान होगा। और दूसरा जो रीज़न है, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इट इज़ लेस हिंडर्ड देन दिस कार्बोनाइल कार्बन, और यही भी दूसरी वजह है कि न्यूक्लियोफाइल इसी साइड से जनरेट होकर फिर इस साइड पे अटैक करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अब हम ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट वुड बी लाइक दिस। नाउ सी, ये कार्बन और ये कार्बन अब डायरेक्टली लिंक्ड हो गए, तो इसका मतलब इस तरह से हमें मिल जाएगा CH3
CO, CH3CO, अब ये है CH, ये CH और ये जब मैं इस तरह से लिखूँगा ये, इट इज़ CH और C, ये वाला C जब इस पे अटैक होगा ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, तो इसका मतलब ये कार्बन जो होगा इट विल बिकम O नेगेटिव और ये वाला H, तो ये CH और ये आपस में मैंने ज्वाइन किया। अब बीच में कितने कार्बन है? 3, तो ये हम लिखेंगे CH2, नाउ इट इज CH2। चूँकि यहाँ से जो हाइड्रोजन है हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखाएंगे, इनफैक्ट ये हाइड्रोजन फिर वाटर से ये एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। इट इज़ इनफैक्ट एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट, इट इज़ एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। नाउ अब इस ये जो एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट है अगर आप देखेंगे, इट इज़ कार्बोनाइल कार्बन, इट इज़ अल्फा कार्बन, इट इज़ बीटा कार्बन, सो इट इज़ अगेन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी हम क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगी? डिहाइड्रेशन होगी, ये वाला OH और जो इस अल्फा पर जो हाइड्रोजन है ये आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे और वो वाटर रिमूव होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और वो डबल बॉन्ड इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ कंजुगेशन में होगा, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट बन जाएगा आफ्टर डिहाइड्रेशन दैट वुड बी स्टेबल। सो वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, CH3CO, तो ये OH और ये H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस वुड बी द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है, यहाँ पे हमने वो मॉलिक्यूल लिया है जहाँ पे एक साइड में एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरे साइड में कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये होगा। तो इसके लिए मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेनेशन दी है कि यहाँ पे क्यों हमें जो इनोलेट आयन वो कीटोनिक साइड से ही क्यों बनेगा, क्योंकि 2 रीजंस हैं कि यहाँ पे जो इनोलेट आयन बन जाएगा, एक्चुअली हमें देखना है कि इनोलेट आयन जो है वो कहाँ पे ऐड इजीली होगा। इनफैक्ट इट इज़ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इनोलेट आयन का ऐड होना दैट इज़ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हमें यहाँ पे ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस तरीके में सबसे आसानी के साथ होगी, क्योंकि अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा तो उस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी और ये लेस हिंडर्ड है। इसके बरक्स अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन जाता फिर इसको अटैक करना पड़ता यहाँ पे, तो यहाँ पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक तो ये हाईली हिंडर्ड है ये कार्बोनाइल कार्बन, और दूसरी बात ये कि इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है बिकॉज ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे पर भी इस साइड से भी इसके साथ अल्काइल पार्ट है और इस साइड से भी अल्काइल पार्ट है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होती। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता। तो आप ये प्लीज़ नोट कीजिए। आप तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहेंगे। देखिए एक और एग्जांपल, this substrate will also show this intramolecular aldol condensation. Now see, अब यहाँ पे हमें इनोलेट आयन बनाना है कीटोनिक साइड से। अब यहाँ पर भी इनोलेट आयन बन सकता है इस साइड से भी, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ से भी इनोलेट आयन बन सकता है। नाउ अगर यहाँ से इनोलेट आयन बन जाएगा तो जो रिंग होगा वो कितने मेंबर्ड होगा, क्योंकि ये फिर इसको अटैक करेगा,
तो जिसकी वजह से जो रिंग बन जाएगा दैट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग होगा। और 8 मेंबर्ड रिंग्स जो होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल, तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा। अब अगर ये इनोलेटेड आयन बनेगा तो जो रिंग होगा तो ये फिर अटैक करेगा इसको 1 2 3 4 5 6। सो 6 मेंबर्ड रिंग्स आर सपोर्टेड बाय दिस इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अटैक होगा इस पे, तो जो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट विल बी लाइक दिस। नाउ सी, अब ये इस तरह का होगा, CO इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और मैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ इसको, इट इज़ लाइक दिस। ऐसे ही रखेंगे आप इसको। नाउ अब कितने मेंबर्ड रिंग होगा ये, इट वुड बी 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 लाइक दिस। अब जो इसके साथ अटैच्ड है, ये इसके साथ अटैच है, दैट मीन्स दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, और इस कार्बन के साथ फिर क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ देखिए, अब अगर आप देखेंगे इट इज़ अल्फा, इट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे जो ये OH है और जो इसके साथ यहाँ पे H होगा दैट विल रिमूव, क्योंकि यहाँ पे H है, OH और H, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और वो डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में होगा, तो डिहाइड्रेशन ऑन हीटिंग व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये हमें प्रोडक्ट इस तरह का मिल जाएगा। इस और इसके दरमियान कंजुगेशन होगी। इनफैक्ट ये भी इसके साथ कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और ये बहुत ज़्यादा कंजुगेशन होने की वजह से दिस डिहाइड्रेशन विल आकर वेरी इजीली, तो जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ये प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हमें ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये एक और एग्जांपल थी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन की। नाउ इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ रेट्रो एल्डोल रिएक्शंस। आप इसको नोट कीजिए, हम वो पढ़ेंगे आप, रेट्रो एल्डोल रिएक्शंस। नाउ सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो पार्ट है इसका, इट इज रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। इनफैक्ट ये रेट्रो एल्डोल रिएक्शन क्या है, जब भी हम एल्डोल रिएक्शन को रिवर्स कराएं, बैकवर्ड ले आएं, तो उसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें फिर, रिवर्स reaction of aldol reaction is called retro aldol reaction. Now see, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, अगर हम एसीटोन ले लेंगे, CH3COCH3, इट इज एसीटोन। एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे एसीटोन का,
इनफैक्ट हमने ये रिएक्शन पहले से ही पढ़ी है। एसीटोन मॉलिक्यूल्स हम 2 ले लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH नेगेटिव व्हाट विल हैपन, इनफैक्ट एक मॉलिक्यूल इनोलेट आयन बनाएगा और वही इनोलेट आयन फिर, अगर मैं इसको H यहाँ दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे इनोलेट आयन फिर इस कार्बन पे अटैक करके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का होगा। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब आपको प्रोडक्ट एल्डोल दिखाना होगा तो सिंपली व्हाट यू विल डू, पहले आप उस रिएक्टेंट को लिखोगे जिस पे अटैक हो रहा है। सो दिस इज दिस CH3, पहले हम इसी को लिखेंगे C, क्योंकि जब इस पे अटैक होगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। सो इट वुड बी CO नेगेटिव, तो वो नेगेटिव उसके साथ हम ये H जोड़ेंगे तो इट बिकम्स OH। तो फिर ये वाला CH3 हम इस तरह से इस साइड से लिखेंगे। अब इसके साथ जुड़ जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3। इट इज क्लियर नाउ। ये जो इनफैक्ट इट इज अल्फा कार्बन एंड इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और अल्फा दिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम एल्डोल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एल्डोल, या यहाँ पे इसको इनफैक्ट कीटोल का भी नाम दिया जाता है। अगर हम अब उल्टा करें, अगर हम एल्डोल को ही एसीटोन में तब्दील करें, यहाँ पे हमने एसीटोन से एल्डोल बनाया, अगर हम एल्डोल से ही अब एसीटोन बनाएंगे तो फिर उस रिएक्शन को ही कहते हैं रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, इनफैक्ट ये देखा गया है कि अगर हम एल्डोल को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, so what we will get, we get a mixture and that mixture would contain about 95% of this acetone। मतलब ये बहुत ज़्यादा फिर एसीटोन में ही तब्दील होता है। तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। किस तरह से होती है देखिए आप, एक्चुअली क्या होता है इसमें, इस तरह से ये रिएक्शन होती है। आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। ये तो मैंने सिंपली एल्डोल लिखी है, अब हम इसका रिवर्स देखेंगे। ना इस तरह की रिएक्शन है। अभी CH2 CO CH3, अगर हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, नाउ देखिए क्या होगा। ये जो OH नेगेटिव है ये यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकालेगा, जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे वाटर बनाएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी इस तरह से। CH3 C O नेगेटिव H CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से। इज इट क्लियर नाउ? क्योंकि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा कौन, OH नेगेटिव, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे, ये आप इंटरनल अटैक करेगी वापस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जब यूं ही डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो अब जो रिएक्शन है वो इस तरह से होगी। यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमें इनफैक्ट यहाँ पे H नहीं है, सॉरी यहाँ पे H नहीं है, सॉरी यहाँ पे H नहीं है। ओके, सो वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। एक तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो और ये मॉलिक्यूल अब फिर
वाटर से, ये वाटर से H पॉजिटिव लेकर हमें ये बन जाए, मिलेगा यहाँ पे CH3CO CH3। तो देखिए हमें अब जो मॉलिक्यूल्स हमने एल्डोल बनाने के लिए लिए थे वो हमें वापस मिले। तो इस तरह से जो रिट्रो एल्डोल रिएक्शन है, रिट्रो एल्डोल रिएक्शन सिंपली क्या है कि आप एल्डोल रिएक्शन को रिवर्स कराते हैं, जिससे हमें वो रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं जिनसे हमने ये एल्डोल बनाया होगा। तो इस तरह से हम रिट्रो एल्डोल रिएक्शन दिखाते हैं इस तरह से। नाउ अब मैंने चूँकि कहा कि ये रिट्रो एल्डोल रिएक्शन, इससे हम ये जान सकते हैं कि इस एल्डोल के रिएक्टेंट्स कौन थे। तो वो हम इजीली इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन कराने पे हमें वो रिएक्टेंट्स हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें जनरली मिल सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कभी वहाँ पे एल्डोल ही दिखाया होता है और हमें ये बताना पड़ता है कि ये किस किस्म के रिएक्टेंट से ये बनाया गया है या सबस्ट्रेट क्या था इस एल्डोल का। तो जो हम अब बताएंगे यहाँ पे और जानेंगे भी। तो इस तरह से हमें करना पड़ता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें पहले जो वहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से H एब्स्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग दिस OH नेगेटिव, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। और इस नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, ये इंटरनल अटैक करके यहाँ पे तो यहाँ पे एक कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएगी यहाँ पे, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। और ये नेगेटिवली चार्ज जो ये जो इनोलेट आयन है ये फिर वाटर से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करके दूसरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ होगा वो बनाएगा। तो इस तरह से हम जिन रिएक्टेंट से ये एल्डोल बनाया गया है वो हम यहाँ पे इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है कि हम कैसे एल्डोल, अगर हमें एल्डोल दिया होगा हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि किन रिएक्टेंट से ये बनाया गया है। एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है इसकी जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा और जो आप याद रखेंगे बहुत सारी जगहों पे वो हमें ज़रूरत लग जाएगी। आप इसको अभी नोट कीजिए। देखिए एक और तरीका है, यहाँ हमें इस तरह से करना है या सिंपली देखिए, चूँकि हमने पहले ही है ये रिएक्शन से, इस रिएक्शन में हमें पता है कि जो रिएक्टेंट्स है वो क्या है, एसीटोन मॉलिक्यूल्स। सिंपली एक और तरीका क्या है, अगर हमें एल्डोल दिया होगा, एल्डोल मीन्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जब भी हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दिया होगा तो हम कैसे रिएक्टेंट्स मालूम कर सकते हैं जिनसे वो बनाया गया है। सिंपली आपको क्या करना है, पहले हमें इसकी डिहाइड्रेशन करनी है ताकि हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिहाइड्रेशन, तो वाटर निकालेंगे तो वो OH और यहाँ का H हमें यहाँ से निकलेगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से CH3 तो यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH फिर C डबल बॉन्ड O CH3। अब जब हमने ये जो अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अब हमें क्या करना है, हमें रिएक्टेंट्स देखने हैं। एक तो मैंने कहा कि आपको जिस तरह से अभी हमने देखा कि किस तरह से रिट्रो एल्डोल रिएक्शन कराई जाती है। अब एक तरीका क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको आपको ब्रेक करना है। तो जब आपने डबल बॉन्ड ब्रेक किया, अब एक कार्बन जो है, ये कार्बन विदाउट ऑक्सीजन है। इन दो सबस्ट्रेट्स में से, इन दो पार्ट्स में से जो दो पार्ट्स हैं, वो पार्ट जिसके साइड में ऑक्सीजन नहीं है इसको आप ऑक्सीजन देंगे, और जिस साइड में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, क्योंकि इस साइड में अब कार्बन है, इस साइड से इस कार्बन को आप उतने हाइड्रोजन प्रोवाइड करोगे जितने इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है। देखिए तो इसका मतलब ये इस तरह से, तो इसका मतलब रिएक्टेंट ये होगा CH3C, ये तो इसके साथ CH3 है, CH3 एक तो एक साइड से है इस कार्बन के साथ और दूसरा CH3, और यहाँ पे चूँकि डबल बॉन्ड था इसका मतलब यहाँ पे इसको ऑक्सीजन देना है। और नाउ अब
यह है CH3 CO, अब ये CH है, तो इसका मतलब इस C को अब और कितने हाइड्रोजन देने हैं, 2, तो इसका मतलब ये होगा इसका दूसरा रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम रिएक्टेंट जान सकते हैं। तो अगर हमें एल्डोल दिया होगा तो हम ये बता सकते हैं कि ये किन रिएक्टेंट से बनाया गया है। सिंपली हमें क्या करना है, पहले हमें इसकी डिहाइड्रेशन करानी है। अगर एल्डोल दिया हुआ है तो डिहाइड्रेशन करने पर जो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, तो डबल बॉन्ड पे ये ब्रेक करना है। तो डबल बॉन्ड पे ब्रेक करने से जिस साइड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी उसको ऑक्सीजन दे देंगे, और दूसरे साइड में हम उतने हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे जितने उस साइड को ज़रूरी होंगे कि वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। और एग्जांपल्स देंगे ताकि ये हमें अच्छे से समझ आए। या आप यहाँ पे नोट कीजिए अभी। नाउ कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। अगर हमें प्रोडक्ट इस तरह से दिया होगा, नंबर सेकंड, ना ये एक एल्डोल है। सिंपली देखिए आप, ये है इनफैक्ट अल्फा कार्बन एंड इट इज़ बीटा कार्बन। ये OH और ये H डिहाइड्रेशन से निकल कर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे हमें इसके रिएक्टेंट्स दिखाने हैं। देखिए हम पहले इसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाउ यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये है इस तरह से ना। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसको ब्रेक करना है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है यहाँ पे ब्रेक करना है। देखिए इस साइड में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन। तो इस ये जो कार्बन है यहाँ पे, इसको उतने हाइड्रोजन देने हैं जो इसको ज़रूरत है अपनी बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसका मतलब जो हमारा एक रिएक्टेंट होगा वो इस तरह से होगा। अगर मैं इसको बना रहा हूँ अभी, और ये यहाँ पे CH2, जैसे कि हमने इसके 2 हाइड्रोजन दिए, अब ये सिंपली और इस साइड में अब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी इस तरह से होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होंगे जिनसे ये एल्डोल बनाया गया है वो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये आप यहाँ पे नोट कीजिए। नाउ एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, ये सिंपली शॉर्टकट से यहाँ पे है CH3 CH2 CH OH CH CH2 CH3 CHO। देखिए पहले हमें देखना कि ये एल्डोल है या नहीं। तो वो आप कैसे जानोगे, सिंपली इट इज़ अल्फा and it is beta hydroxyaldehyde, so beta hydroxyaldehyde is their aldols। तो अगर हमें ये बताना है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कौन है जिन्होंने ये एल्डोल बनाया है, सिंपली हमें क्या करनी है, डिहाइड्रेशन H2O। तो इसका मतलब ये OH और ये H, ताकि अब हम यही H क्यों निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो इस C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में होगा। तो इसका मतलब इस तरह का यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, यह है CH2 CH3। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड COH। देखिए नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन है, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ब्रेक करना है। तो इसका मतलब इस कार्बन को अब उतने हाइड्रोजन देने हैं ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो, क्योंकि अब पहले से ही इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देने हैं। तो एक रिएक्टेंट होगा फिर इसमें
CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 COH ये, और दूसरा होगा CH3 CH2 CH, इसको O हमें देना है, तो यहाँ पे होगा CH3 CH2 CHO। अगर आप यहाँ पे देखेंगे it is 1 2 3 4 it is butanol, and it is 1 2 3 it is propanol. In fact it is क्रॉस एल्डोल, ये हमें क्रॉस्ड एल्डोल दिया गया था यहाँ पे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसके जो रिएक्टेंट्स थे जिनसे ये बनाया गया है वो कौन है। तो ये आप यहाँ पे लिखिए। नाउ सी एक और एग्जांपल, आई थिंक इट वाज 4th वन। नाउ यहाँ पे एक यहाँ पे हमें पहले से ही कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप समझो पहले से ही वाटर निकाला गया है। यहाँ पे आप समझो यहाँ पे OH था और यहाँ पे H, और OH और H निकल कर यहाँ पे उन्होंने डबल बॉन्ड बनाए हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि सबस्ट्रेट कौन होगा। सिंपली हमें ये ब्रेक करना है। तो जब हमने ये ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ये जो कार्बन है इस साइड में और इस साइड से ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O है, तो हमें O इसको देना है। तो इसका मतलब ये इस तरह से होगा CH3, अब ये C डबल बॉन्ड O, अब CH2 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 CH2, फिर ये होगा C डबल बॉन्ड O, अब और ये CH3 इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन है ही और कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक और दो, इसके साथ दो और एक हाइड्रोजन, तो CH है ही ये, तो इसको हमें दो हाइड्रोजन और प्रोवाइड करने हैं। इसका मतलब जो इसका रिएक्टेंट होगा, जो सबस्ट्रेट होगा, तो ये सबस्ट्रेट होगा, तो इसी सबस्ट्रेट से फिर ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ये इनफैक्ट इट इज़ इंट्रामोलिकुलर, अगर आप देखेंगे इट इज़ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन से जो ये प्रोडक्ट बनाया गया है। उसी से हमने अब ये जाना कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो सबस्ट्रेट था, वो कौन था इस प्रोडक्ट के लिए, जो हमने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे एक और बनाएंगे, यहाँ पे इसको मैं अब रब करने जा रहा हूँ। अगर आप ये देखेंगे 5th वन, दैट इज ये पहले से ही कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हमें यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं करनी है, आप सिंपली यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करना है। तो देखिए आप, तो इसका मतलब ये जो सबस्ट्रेट इसका होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब यहाँ पे C है, CH और दो हाइड्रोजन और दे देंगे, सो इट बिकम CH3CO, CH3CO। अब चलो ऐसे लिखेंगे CH2 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये है C और इसके साथ डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ऑक्सीजन देना है, क्योंकि इस कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन यहाँ पे है। क्योंकि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 3, और इसके मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, 4। तो इसका मतलब एक साइड में इसका एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरे साइड में कीटोन ग्रुप है। तो ये इसका सबस्ट्रेट होगा। एक और यहाँ पे नाउ यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा 6th वन, दैट इज लाइक दिस। अगर हम इसका रिएक्टेंट दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी अल्फा बीटा, इट इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ पे हमें ब्रेक करना है। तो
जब इस साइड से ब्रेक हुआ है, क्योंकि इस साइड से ऑलरेडी ऑक्सीजन है इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो इसका मतलब हमें इस साइड से ऑक्सीजन देना है। तो ये बन जाएगा इस तरह से CH3, ये CH3, फिर C है ये, चलो डबल बॉन्ड O, तो इसको हमने डबल बॉन्ड दिया, ऑक्सीजन दिया इस साइड को। फिर अब ये CH2 है, CH2, CH2, अब ये C, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, तो इसके बदले हम 2 हाइड्रोजन दे देंगे, COCH3। अब सी, अब देखिए इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। ओके, सो दिस इज़ द सबस्ट्रेट जिससे ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इस तरह से हम इजीली अब इस मेथड से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये किस सबस्ट्रेट से बनाया गया है या कौन से मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो हमने इससे पहले एग्जांपल्स दिए हैं एल्डोल बनाने के लिए। ये आप प्लीज़ नोट कीजिएगा अभी। और एक और एग्जांपल है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, देखिए आप, ये एक्चुअली हमें यहाँ पे सबस्ट्रेट दिया हुआ है, और इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव व्हाट विल हैपन टू दिस, ये हमें बताया गया है कि हमें इसका प्रोडक्ट दिखाना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो एक कीटोनिक ग्रुप है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ये जो रिंग है इट इज़ 4 मेंबर्ड रिंग, और 4 मेंबर्ड रिंग मीन्स इट इज़ अनस्टेबल बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन। तो ये चाहेगा कि ये रिंग ओपन हो जाए, और इसमें रिंग ओपन होने के चांसेस हैं। देखिए कैसे, ये जो OH नेगेटिव है व्हाट इट विल डू, क्योंकि रिंग ओपन करने के लिए क्या करेगा, सिंपली दिस OH नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, और मतलब इसमें सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, रिट्रोएल्डोल रिएक्शन। इनफैक्ट इट इज़ एल्डोल, इट इज़ अल्फा, इट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले रिट्रोएल्डोल रिएक्शन होगी। तो रिट्रोएल्डोल रिएक्शन से क्या होगा, ये OH नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। फिर तो पहले हमें ये मिल जाएगा यहाँ पे HO नेगेटिव, इस तरह से। नाउ अब ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इट विल अंडरगो इंटरनल अटैक। तो उससे क्या होगा, ये जो इंटरनल अटैक होने की वजह से, चूंकि ये अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें अब ये मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए आप, ये होगा C, यहाँ पे C है, H डबल बॉन्ड O, और ये CH2, ये वाला CH2, CH2CH, ये कार्बन है, इसने 1 2 3 पहले से हाइड्रोजन है, और इस पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। और अब ये है C डबल बॉन्ड O CH3, और ये अब वाटर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो हमें पहले जो जिससे ये एल्डोल बना है उसका सबस्ट्रेट हमें मिल जाएगा, दैट वुड बी लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड O CH2 CH2, it would be CH2 again, CO CH3। नाउ अब देखिए, चूंकि OH नेगेटिव आयन्स वहाँ पे मौजूद हैं,
और यहाँ पे दोनों जगहों पे हमें कार्बोनिल ग्रुप्स अवेलेबल हैं और अल्फ़ा हाइड्रोजनस भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो फिर जब ये पहले ओपन होगा, अब ये फिर एल्डोल बनाएगा। अब कौन सा एल्डोल बनाएगा? वो एल्डोल जो इससे स्टेबल होगा। ये भी एल्डोल ही था मगर ये अनस्टेबल एल्डोल था बिकॉज इट कंटेन्स 4 मेंबर्ड रिंग। ये कोशिश करेगा कि जो इसका रिंग हो वो स्ट्रैंड रिंग स्ट्रैंड के बगैर हो ताकि वो स्टेबल रिंग हो बन जाए। नाउ अब 2 चांसेस हैं। ये भी हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर इनोलेट हमें बनाना है, यहाँ पे एल्डिहाइडिक साइड भी है और कीटोनिक साइड भी है। अब हमें पहले ही पता है कीटोनिक साइड से ही इनोलेट बनेगा। अब इनोलेट बनाने के अब कीटोनिक साइड से भी 2 तरीके हैं, या तो इस साइड से बनेगा या इस साइड से। अगर इस साइड से बनेगा तो ये और ये फिर अटैक करके आपस में लिंक होंगे, तो जो रिंग बनेगा वो कितने मेंबर बनेगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 4, तो इसका मतलब अब जो अटैक होगा वो इस कार्बन की वजह से नहीं होगा, अब वो इस की वजह से होगा। इनोलेट आयन यहाँ पे बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब इनोलेट यहाँ पे बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगी, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम इस हाइड्रोजन को अब इसके साथ दिखाएंगे। अदरवाइज ये फिर ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है वाटर से। नाउ अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट इस तरह का होगा। आप देखिए, आप CH और यहाँ पे OH हम लिखेंगे। आप इस देखिए, आप CH2 CH2 CH2, अब ये जो CO है CH2, अब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है। नाउ लाइक दिस, ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब एक और चीज़, यहाँ पे फिर OH और ये वाला H वाटर बनाकर हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इट इज़ 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, हम इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। नाउ ये अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, चलो यहाँ पे दिखाएंगे ये, तो ये H और ये OH, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह का हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इट विल बी द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O, अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे पहले फिर भी ताकि ये क्लियर हो जाए, इट इज़ लेट 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6, फिर 1 और ये है 1 और 6, तो ये है 5 4 3 2। हाँ, तो यहाँ पे 6 और 1 के दरमियान, तो इसका मतलब है ये है 5, इट इज़ 6, ये है 1 2 3 4। तो फिर यहाँ जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग की 1 और 6 के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जानना है कि हम जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिखाएंगे, अब हम ये दिखाएंगे प्रोडक्ट या ये दिखाएंगे प्रोडक्ट, दोनों इनफैक्ट प्रोडक्ट्स हैं ये, मगर हमें आफ्टर डिहाइड्रेशन हमें मिलता है जब वो यहाँ से वाटर लॉस होगा। वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या दिए हुए हैं वहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होगी, तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट उस वक्त ये दिखाना होगा। मगर अगर टेम्परेचर 20-30 डिग्री होता तो फिर हमें प्रोडक्ट ये दिखाना पड़ेगा। क्लियर? नाउ सो दिस वाज हाउ वी गेट द न्यू एल्डोल फ्रॉम दिस। इससे हम कैसे न्यू एल्डोल बना सकते हैं। यहाँ पे पहले इसकी रिट्रो एल्डोल रिएक्शन होगी और फिर वो रिट्रो एल्डोल रिएक्शन होकर फिर ये नया एल्डोल बनाएगा जो स्टेबल होगा, क्योंकि ये 4 मेंबर्ड था, अब ये कितने मेंबर्ड है? इट इज़ 6 मेंबर्ड एल्डोल एंड दिस 6 मेंबर्ड एल्डोल इज़ स्टेबल। तो
यही वजह है कि हमें इसको पहले रिट्रो एल्डोल रिएक्शन करके हमें वो एल्डोल यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो स्टेबल होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एल्डोल कंडेंसेशन. ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है हमने इसको डिफरेंट सब हेडिंग्स के तहत पढ़ा है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन हमने पढ़ी है. फिर इसी के साथ एल्डोल कंडेंसेशन के साथ हमने एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन को डिफरेंशिएट किया है. इसमें हमने एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में भी पढ़ा है. और आज हमारा जो टॉपिक था दैट वाज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन. और इसमें हमने ये भी जाना है कि अगर सेम मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटोन ग्रुप होगा, कहाँ से हम इनोलेट बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, वो हमने इसे भी यहाँ पे डिस्कस किया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एल्डोल कंडेंसेशन. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.